हेलो स्टूडेंट, बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सभी घर पे स्वस्थ तथा कुशल मंगल होंगे। 2 दिन बाद एक दिन आपकी अभी क्लासेस नहीं ले पाया मैं, उसके लिए मैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। तो बच्चों, आज हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उसका एक पार्ट मैं करवा चुका आपको, दूसरा पार्ट आपको अब करवा रहा हूँ आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो इसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक का अध्ययन किया था। प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, इनकी पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी 3 क्षेत्रकों के बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रकों के बारे में मैंने आपको बातचीत की थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि है, वनिका है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जो क्रियाएं जो होती है, जैसे गन्ने से चीनी का तैयार बनना और कपास से कॉटन तैयार होना, ठीक है, कपास से मतलब कि सूती वस्त्र तैयार करना या धागा, जो भी है XYZ जो भी आप मानते हो तो वो। और तृतीय क्षेत्र में जैसे बैंकिंग है, बीमा है और आपका यातायात के साधन है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में मैंने आपको बातचीत की, इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया है। अब आता है, हम देख रहे हैं हमारे पास एक आंकड़ा है कि 2000, हमारे पास एक आंकड़ा है 1971, 1970, 71 का और 2010 और 2011 का, ये हमारे पास एक डिजिट है। तो इसके अंदर मैं आपको इस डिजिट के माध्यम से आपको बताता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर 1991 के अंदर कितना निवेश था और 2010-11 के अंदर कितना निवेश था। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बना लिया है, उसके अंदर देखो आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंदर 1970 में 1970-71 के अंदर हमारा लगभग प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो पहली क्रिया है, उसके अंदर लगभग हमारा 20,000 करोड़ का निवेश था। वहीं द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमारा लगभग 17,000 करोड़ का निवेश था और तृतीय क्षेत्र के अंदर हमारा लगभग 40,000 करोड़ का निवेश था, इनकी ये टोटल। वहीं यही जो आंकड़ा है वो वहीं इसके अंदर बढ़कर कई गुना, यानी कि 2010-11 के अंदर ये बढ़कर कई गुना हो गया, इनकी लगभग 1 लाख करोड़ का प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हो गया, 1 लाख करोड़ का प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर लगभग आपका 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़। और तृतीय क्षेत्र के अंदर ये लगभग आपका आंकड़ा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 लाख करोड़ का, ये करोड़ों के अंदर, ये करोड़ों के अंदर एक आंकड़ा दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इनकी 1970 और 71 में और 2000, आप अपनी बुक्स के अंदर भी आप आंकड़ा देख सकते हो, उसके अंदर एक वेन डायग्राम के माध्यम से शो किया गया है, उसके अंदर आप देखो, मैंने प्रैक्टिकली आपको इसको समझा दिया है। तो इसके अंदर देखो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इतना था, ये बढ़कर इतना हो गया, द्वितीय क्षेत्र में इतना था, इतना हो गया इन 50-60 सालों में, और इसके अंदर जो ये था ये बढ़कर ये हो गया। तो ये हमारी कंडीशन है कि हमने इन किन क्षेत्रों पर कितना अधिक उत्पादन। तो यदि हम एक मोटा सा आंकड़ा निकालें तो हमने तृतीय क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंदर हमने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। तृतीय क्षेत्र के अंदर हमने
अपना सबसे ज़्यादा इनकी उत्पादन बढ़ाया है। तृतीय क्षेत्र के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा भी है। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा था बच्चों। तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र कब बढ़ता महत्व। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बुक्स के अंदर भी आप पढ़ रहे होंगे, साथ साथ अपनी बुक्स खोल रखी होगी आप सभी बच्चों ने, तो उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ये कि तृतीय क्षेत्रक में उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, यानी कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है यानी कि उत्पादन कार्य में। तो इसके अंदर वर्ष 1970-71 में और 2010-11 के बीच में 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है, जो कि तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन उभरा है। प्रथम किसी भी क्षेत्र में देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, प्रशासनिक, ग्रामीण कार्यालय, नगर निगम, बैंकिंग, बीमा कंपनियां इत्यादि के अंदर ये बढ़ा है। लेकिन इन्हीं बुनियादी सेवाओं का मानना है तो किसी विकसित देश के अंदर इन सेवा प्रबंधन में इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है। द्वितीय कृषि में और उद्योग के अंदर विकास में परिवहन, व्यापार, भंडार जैसे सेवाओं का विकास होता है, जो प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में उतना योगदान देता है। तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कुछ लोग जैसे रेलवे, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, व्यवसाय, प्रशिक्षण इत्यादि के अंदर ये मांग शुरू हो जाती है। आप नगरों में भी इसी प्रकार से विशेषकर बड़े नगरों के अंदर ये दूरस्थ परिवर्तन को देख सकते हैं। तो जो चौथी क्रियाएं हैं विगत दशकों के अंदर सूचना तथा प्रसारण की जो तकनीकी के अंदर विकास हुआ है वो हम चौथी कैटेगरीज के अंदर उसको लेकर चलते हैं, यानी कि चौथी श्रेणी के अंदर हम आते हैं। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र को यानी कि तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं, तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेवा क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र को सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो सकती। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित करता है जिसमें उत्पादन जिसके अंदर अत्यंत कुशल तथा शिक्षित श्रमिक व रोजगार मिलता है। वह दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोगों की छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन से जैसी सेवाएं होती है। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह करते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प के अवसर नहीं होते। तो इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ जाता है। आप इसके बारे में और आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं, आपको पता है कि भारत में भी अधिकांश जो रोजगार है वो आज भी, यानी कि हम एक डायग्राम आपको बताते हैं कि हम 1900, आपकी बुक्स के अंदर एक डायग्राम भी है, उसके अंदर देख सकते हो सकल घरेलू उत्पाद का लिख रखा है और एक रोजगार के अंदर हिस्सेदारी। तो रोजगार में सेवा क्षेत्र को या सभी सर्जित सेवाओं की सर्जित क्षेत्रकों की भागीदारी कितनी है। तो हम 1970 वही 70-71 की बात करते हैं। 1970-71 और 2010-11 ये दो आंकड़े लेते हैं तो इनके अंदर इनकी भागीदारी को हम दर्ज कर सकते हैं। तो 1970-71 के अंदर 70% जो जनसंख्या थी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगी हुई थी, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। वहीं 2010-11 के अंदर ये जनसंख्या कितनी आ गई, लगभग 50% जनसंख्या आ गई, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। वहीं 1970-71 के अंदर द्वितीय स्तर में केवल इसकी भागीदारी 18% थी, 18% थी द्वितीय क्षेत्र में।
वहीं 2010-11 के अंदर इसकी भागीदारी कितनी आ गई, लगभग, ये 18% थी, ये लगभग 30% के लगभग आ गई, 27% के लगभग आ गई। और वहीं 2010-11 के अंदर इसकी भागीदारी यानी कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी, इनको दोनों का प्रतिशत निकाल के आप कर सकते हो इसमें कितना भागीदारी रहेगी, इनकी लगभग इसमें 23% रह गई और इसके अंदर आपकी कितनी 12%, इसकी 23, इसकी 23% और इसकी 12% इनकी भागीदारी रह गई कुल। तो धीरे धीरे इनकी ये रेशो बढ़ता जा रहा है। इनकी रोजगार के साधन में, इनकी लोगों की जो सर्जन जो रोजगार है वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इनकी रोजगार के मामले में यदि हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में अंदर आज भी लोग जुड़े हुए हैं और आज से 60 साल पहले भी इस क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए थे। तो यदि हम बात करें तो हमें अपने तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की सेवाओं को बढ़ाना पड़ेगा यदि लोगों का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड को बिल्डअप करना है, लोगों का जीवन स्तर को सुधारना है। तो वहीं हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद के अंदर भी 1970-71 में और 2010-11 के अंदर तृतीय क्षेत्र के अंदर सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि रेशियो है अब परसेंट के अंदर बढ़ गया है और वहीं 2011-12 के अंदर काफ़ी रेशियो इसका बढ़ गया है और कृषि का जो रेशियो है वो क्या हो गया, कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। वहीं 1970-71 में कृषि का रेशियो बहुत ज़्यादा था सकल घरेलू उत्पाद के अंदर और इसके अंदर द्वितीय तथा तृतीय स्तर का रेशियो कम था। तो ये कंपैरिजन सकल घरेलू उत्पाद के अंदर भी हम इसको देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस अवधि में वस्तुओं का औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु अधिकतम जो औद्योगिक रोजगार में लगे 3 गुना जो ज़्यादा वृद्धि है और तृतीय क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार के अंदर 5 गुना से कम वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में केवल 1/4% ही आज उसका योगदान है और सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 3 रही है, परंतु ये क्षेत्र आधे से कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह होगा कि कृषि क्षेत्र के अंदर लगे श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है? वहीं क्या इसका अर्थ यह होगा कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं और यदि आप कुछ लोगों के क्षेत्र को हटा देते हैं तो भी यह उत्पादन प्रभावित होता है? दूसरी ओर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं अल्प बेरोजगारों की। इनकी अल्प बेरोजगारों की बात करते हैं कि इनकी कुछ समय के लिए उनको रोजगार प्रदान होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करते हैं। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, इनकी उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा के ऊपर निर्भर करता है और ज़्यादा ज्वार तथा अरहर जैसे फसलें उपजाता है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उसका श्रम प्रवास विभाजित है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह एक अल्प बेरोजगार की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानता है, क्योंकि यह एक कुछ समय के लिए उनको रोजगार प्रदान करता है, उसके बाद नहीं। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है या बेकार बैठे हैं से वे अलग हैं और इसलिए उन्हें पहचान यानी कि बेरोजगारी भी यानी कि परछन बेरोजगारी लगेगी। इनकी काम डिमांड एक व्यक्ति की है, लग रहे उसके अंदर 6 व्यक्ति, तो ये परछन यानी कि खुली बेरोजगारी को भी जन्म देता है। तो अब आप मान सकते हो कि एक भूस्वामी किस प्रकार से मतलब कि एक और एग्जांपल है कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार से 1 या 2 सदस्य भाड़े पर ले लेता है। अब लक्ष्मी के परिवार का मजदूरी का काम करने के अतिरिक्त आय हो जाती है, क्योंकि उसको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए मिल जाता है, लेकिन 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पर कितने लोग लगे हैं? 2 या 3 लोग। तो दिए गए एग्जाम्पल में 2 या
2 से अधिक लोग जो काम करने में लगे हुए हैं, यानी कि आवश्यकता 2 की है, लग रहे हैं 5, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इनकी आवश्यकता से अधिक लोगों की। तो भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसानों इस प्रकार की व्यवस्था को झेल रहे हैं। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी काफ़ी मिली हुई है। उदाहरण के तौर पर शहरों के क्षेत्रों में हजारों अनियमित श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत जैसे रोजगार के नियोजित के रूप में काम करते हैं। उनमें से कई रोजगार काम नहीं कर पाते, तो कुछ क्षेत्रों के अंदर वो रोजगार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, जहां वे पूरा दिन उसके अंदर बिता देते हैं और वो काम उनको अतिरिक्त मतलब कि जो श्रम साधन है उसके आधार पर उनको प्राप्त मजदूरी नहीं मिलती। कल बच्चों मैं आपको अतिरिक्त रोजगार में सृजन के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको ये बताया, इस चैप्टर को पढ़ें अच्छी तरह, अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करें। मेरे बनाई हुई वीडियो के द्वारा आप अच्छी तरह से उसको ध्यान से पढ़ें, देखें। कल यानी कि नेक्स्ट जो मंडे को जो आपकी वीडियो आएगी उसके अंदर आएगा अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो रहा है। तो मंडे को ये आपका टॉपिक रहेगा, अतिरिक्त रोजगार का सृजन के बारे में आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर की 3rd वीडियो। थैंक यू।